दोस्तों, क्या होगा जब पूरी दुनिया का समय ही रुक जाए। आज की मूवी में ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बच्चे जंगल की तरफ घूमने गए थे, जो अचानक कहीं गायब हो गए। पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। उन बच्चों में से सिर्फ एक लड़की मिली, जिसका नाम सूरिन है। साइकियाट्रिस्ट सूरिन से इसके बारे में और जंगल में इसके साथ क्या क्या हुआ उन सभी चीजों के बारे में शुरू से बताने को कहती है, ताकि पुलिस वाले बाकी बच्चों को भी ढूंढ सके। यहाँ पर सूरिन काफी ज्यादा नर्वस थी। डॉक्टर उससे कहती है कि अपनी कहानी शुरुआत से सुनाओ। सूरिन शुरू करती है ये बताकर कि कुछ साल पहले उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। तब से सूरिन अपने स्टेप फादर के साथ रह रही है। उसके स्टेप फादर को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मिला है, जो कि एक रिमोट आइलैंड पर है। इस वजह से दोनों को वहां शिफ्ट होना पड़ता है। अपनी माँ की डेथ के बाद सूरिन काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और अपने स्टेप फादर को ज्यादा पसंद भी नहीं करती। आइलैंड के एक नए स्कूल में उसका एडमिशन होता है, जहां उसके पास नए दोस्त बनाने का मौका होता है, लेकिन फिर भी वो अकेली रहना पसंद करती है। उसके स्टेप फादर को रात भर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले धमाकों के कारण आइलैंड के लोगों को कंस्ट्रक्शन एरिया में जाना मना होता है। एक रात सूरिन अपने फोन पर अपने पीलॉग के कमेंट्स पढ़ती है, जो एक वर्म होल के बारे में है। जब उसकी माँ की डेथ हुई थी, सूरिन दुनिया से दूर भागना चाहती थी और तभी रिसर्च करते वक्त उसकी वर्म होल्स और सुपरनैचुरल चीजों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो इंटरनेट पे ऐसे चीजों के बारे में लोगों से बात करती है। स्कूल के कंप्यूटर पे भी वही पढ़ती थी। एक दिन वो अपना कंप्यूटर अनजाने में ही खुला छोड़ देती है और उसके क्लासमेट्स उसके कमेंट्स पढ़ लेते हैं और उस पे हंसने लगते हैं। घर लौटते वक्त सूरिन एक लड़के से मिलती है, जिसका नाम है सुंगमिन, जो एक ऑर्फनेज में रहता है। सुंगमिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और सूरिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे इग्नोर कर देती है। अगले दिन लंच के वक्त सूरिन देखती है कि सुंगमिन और उसके कुछ दोस्त उसके बीलॉग पर वर्म होल के बारे में बात कर रहे हैं। उसी दिन सुंगमिन उसका पीछा करता है जब वो घर जा रही होती है। जब सूरिन उससे पूछती है तो वो कहता है कि उसे सूरिन के बीलॉग में लिखी हर बात पर विश्वास है। सुपरनैचुरल चीज़ों के प्रति दोनों के दिलचस्पी के कारण वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सूरिन और सुंगमिन अपनी ही भाषा यानी कोड लैंग्वेज बनाते हैं, ताकि एक दूसरे से बिना किसी को पता चले बात कर सके। दोनों इसे हर दिन डायरी में एक दूसरे के लिए नोट्स लिखने के लिए यूज करते हैं। स्कूल के बाद वो हर दिन भूतों को ढूंढने के लिए गांव में जाते हैं। एक दिन सुंगमिन सूरिन को एक पुरानी घर ले जाता है, जो कि जंगल के अंदर है। उस घर की छानबीन करते हैं और लंबी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सूरिन सुंगमिन के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। वो अचानक से सुंगमिन को किस करती है, जिससे वो शर्मा जाता है। एक दिन सूरिन देखती है कि सुंगमिन और उसके 3 फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन साइट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। धमाके देखने के लिए वो उनके साथ चलती है और बच्चे जंगल के रास्ते से निकलते हैं, ताकि उन्हें कोई ना देख पाए। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट के गेट को पार करते हैं तो उनमें से एक बच्चा डर जाता है और वापस घर भाग जाता है। बाकी के 4 क्लिफ के पीछे छुप जाते हैं और धमाके का इंतजार करते हैं, लेकिन जब कोई धमाका नहीं होता तो वो दुखी हो जाते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं। जंगल में घूमते वक्त उन्हें एक छोटी सी गुफा मिलती है। वो डिसाइड करते हैं कि गुफा के अंदर जाएंगे और एक के बाद एक
अंदर चले जाते हैं। आखिर में वो गुफा के अंदर एक चमकती हुई चीज देखते हैं जो पानी के अंदर थी। सूरिन सोचती है कि शायद ये एक मेटेओराइड है। सुंगमिन डिसाइड करता है कि वो पानी में उतर कर उस चीज को बाहर लाएगा। जब उसे गुफा के बाहर लाया जाता है तो वो चीज चमकना बंद कर देती है। बच्चे देखते हैं कि वो चीज एक अंडे की तरह दिखती है। तेशिक नाम का एक लड़का कहता है कि ये अंडा शायद गॉब्लिन का हो सकता है कि दादा उससे कभी बताए थे कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों में एक गुफा दिखाई देती है जहाँ गॉब्लिन रहता है। जो भी उस गुफा में जाता है वो बाहर आते ही बूढ़ा बन जाता है। बाकी बच्चे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी। सूरिन नोटिस करती है कि उसका हेयर पिन जो उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट था मिसिंग है। वो हेयर पिन ढूंढने के लिए वापस गुफा में जाती है जबकि लड़के बाहर अंडे की रक्षा करते हैं। वो अपना पिन ढूंढ लेती है लेकिन साथ ही देखती है कि चमकता अंडा वापस पानी के अंदर है। वो कंफ्यूज थी और बाहर आती है लेकिन देखती है कि अंडा टूट चुका है और उसके दोस्त गायब है। वो जंगल के आसपास अपने दोस्तों को ढूंढती है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। वो जंगल में खो जाती है और उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ती है। अगली सुबह पुलिस बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में तलाशी करती है। डिटेक्टिव आन को इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया जाता है। जल्दी पुलिस सूरिन को जंगल में बेहोश हालात में ढूंढ लेती है। खुशकिस्मती से वो जिंदा और ठीक होती है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव उससे पूछता है कि बाकी लड़कों के साथ क्या हुआ था। सूरिन उसे सब कुछ बताती है, गुफा और उस चमकता अंडे के बारे में। डिटेक्टिव और बाकी बड़े लोग सूरिन की कहानी पर विश्वास नहीं करते। वो उन्हें जंगल ले जाकर वही गुफा को दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो गुफा वहां से गायब था। ऐसा लगता है जैसे वो गुफा पूर्णिमा की रात के बाद गायब हो गई हो। उसके बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये एक मिसिंग लड़की जे वो की लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक समुद्र तट के नीचे मिली है। पता चलता है कि उसकी मौत अस्थमा के दौरे के कारण हुई थी, इसलिए क्योंकि किसी ने उसे समुद्र के नीचे दफनाया था। ये केस मिसिंग पर्सन से किडनैपिंग में बदल जाती है। घटना के कुछ हफ्ते बाद भी बाकी के 2 लड़के नहीं मिलते। सुंगमिन के बिना सूरिन फिर से अपने पहले वाले रूप में लौट आती है जहाँ वो किसी से बात नहीं करती है। वो भी सबकी तरह कंफ्यूज्ड है लेकिन जब वो सच बोलती है तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। एक दिन उसे अपने घर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है और एक आदमी को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। वो उसका पीछा करती है और गहरे जंगल में चली जाती है। कुछ देर तक भागकर वो गिर जाती है और वो आदमी भी रुक जाता है। वो आदमी उसके पास आता है और उससे बड़े ध्यान से देखने लगता है क्योंकि सूरिन शॉक में जाती है। वो आदमी पहली बार बोलता है और कहता है कि वो सुंगमिन है। उसका नाम सुनकर सूरिन अपने शौक से बाहर आती है और रोती हुई भाग जाती है। वो अपने स्टेप फादर की कार के सामने पहुंचती है और जल्दी से उस आदमी के बारे में उन्हें बताती है। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है और वो जंगल में उस आदमी की तलाश शुरू कर देते हैं, ये मानकर कि वही किडनैपर है। डिटेक्टिव आन सूरिन से उस आदमी के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो आदमी सुंगमिन होने का नाटक कर रहा था। पुलिस को किडनैपर नहीं मिलता लेकिन उन्हें सूरिन की डायरी मिल जाती है जिसमें वो और सुंगमिन एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते थे।
डायरी के पेजेस देखकर सूरिन हैरान हो जाती है क्योंकि वो पेजेस सुंगमिन के नोट से भरे होते हैं। उनकी सीक्रेट कोड लैंग्वेज के जरिए सुंगमिन ने हर वो बात लिखी होती है जो उस दिन गुफा के बाद हुई थी, जब सूरिन अपना हेयर पिन लेने अंदर गई थी। सुंगमिन और उसके दोस्तों को अंडे के अंदर क्या है ये देखने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो उस अंडे को जमीन पर तोड़ देता है। बिना सूरिन का इंतजार किए सुंगमिन और उसके दोस्तों ने अंडे को तोड़ दिया, लेकिन उस अंडे के अंदर कुछ नहीं था। जब सूरिन वापस नहीं आई तो सुंगमिन गुफा के अंदर गया और देखा कि वो बिना हिले वही जमा हुआ खड़ी थी। वो उससे हिलाने और बात करने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। कुछ ही देर बाद वो एक पानी की बूंद को हवा में लटकते हुए देखता है। वो गुफा के बाहर आता है और देखता है कि ऊपर आसमान में पक्षी भी हवा में रुक गए हैं। वो और उसके दोस्तों को शहर में जाके पता चलता है कि सब लोग उनके परिवार समेत फ्रीज हो गए हैं और पूरी दुनिया रुक गई है। भी उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उन तीनों के लिए समय चल रहा है और उन्हें लगता है कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं। पहले कुछ दिन वो अपनी मर्जी से जीते हैं, जो चाहते हैं खाते पीते हैं, कभी भी सोते हैं और पूरा दिन मजा करते हैं। एक महीने के बाद वो बोर होने लगते हैं और फैसला करते हैं कि आइलैंड छोड़कर किसी दूसरी शहर जाके देखें कि क्या सच में दुनिया में सिर्फ वो तीन ही चल पा रहे हैं। लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब उन्हें समझ आता है कि समुद्र का पानी भी रुक गया है और बोट डूब जाएगी। वापस प्रेजेंट में सूरिन को सुंगमिन की डायरी पढ़कर समझ आता है कि जंगल में उसे जो आदमी मिला था वो वाकई सुंगमिन था। वो डायरी पढ़ना छोड़ देती है क्योंकि अब उसका पहला काम पुलिस को उससे दूर रखना है। अगर पुलिस उसे ढूंढ लेती तो वो जरूर उसे किडनैपर समझकर गिरफ्तार कर लेती। इसलिए वो पुलिस टीम को जाकर कहती है कि जंगल में उसने किसी को नहीं देखा था और उसने झूठ बोला था। पुलिस भी उसकी बात मान जाती है और सूरिन वापस डायरी पढ़ना शुरू करती है। कई महीने बाद वो तीनों टेंट में मॉल के अंदर रहने लगते हैं। जेवो की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगती है क्योंकि उसका इनहेलर काम करना बंद कर देता है। एक रात वो दम घुटने के कारण धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने ही मर जाता है। सुंगमिन और तेशिक इस घटना से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। बड़े भारी दिल के साथ वो अपने दोस्त जेवो के शरीर को एक बीच के नीचे दफनाते हैं। जेवो के मरने के बाद उसका शरीर भी बाकी सब की तरह फ्रीज हो जाता है। 5 साल गुजर जाते हैं पर दुनिया वैसी की वैसी ही रुकी रहती है। अब वो दोनों टीनेजर बन चुके हैं। इतनी सालों के अकेलापन के बावजूद उन्हें अब भी उम्मीद है कि एक दिन दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सुंगमिन को लगता है कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे तब उनका समय फिर से चलने लगेगा, इसलिए वो छोटा छोटा पैसा हर जगह से चुराते हैं ताकि उनके पास काफ़ी पैसे हो जब दुनिया वापस चले। लेकिन जब वो 20 के होते हैं तो भी कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे वो अपनी उम्मीद खोना शुरू कर देते हैं और जंगल के पुराने घर में रहने लगते हैं। एक दिन अकेलापन सुंगमिन के सिर पर चढ़ जाता है। वो चिल्लाकर सब कुछ बंद होने के लिए पुकारता है। तेशिक दूर से ये देखकर अपनी सारी उम्मीद खो देता है। कुछ दिन बाद सुंगमिन नोटिस करता है कि चांद का आकार बदल रहा है, जो ये दिखाता है कि समय वापस चलने वाला है। वो तेशिक को ढूंढने निकलता है पर उससे कहीं नहीं दिखता। वो तेशिक को ढूंढने निकलता है पर उसे कहीं नहीं दिखता। वो पूरे आइलैंड पर उसे ढूंढता है और किनारे पर पहुंचता है। वहाँ उसे तेशिक के कपड़े जमीन पर मिलते हैं और वो समझता है कि उसका दोस्त पानी में खो चुका है। सुंगमिन भी अपने दोस्त के पीछे खोदता है, ये सोचकर कि शायद ये उसका आखिरी रास्ता है।
लेकिन उसी वक्त दुनिया वापस चलने लगती है। सुमिन पानी से बाहर आता है और घूमने वाले प्रकृति के नज़ारे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जर्नल पढ़ने के बाद सूरन तुरंत जंगल के उसी पुरानी घर की तरफ भागती है और आखिर अपनी दोस्त से मिलती है। वो दोनों मिलकर सोचते हैं कि ये कहानी दुनिया को बतानी चाहिए, पर उन्हें शक था कि क्या वाकई में कोई उनका भरोसा करेगा। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि सुमिन जंगल में है। पुलिस उसे किडनैपर मान लेती है। रात को सुमिन सूरन के कमरे में आता है इमोशनल सपोर्ट के लिए। इतने सालों तक अकेला जीने के बाद वो डर रहा होता है कि कहीं वो अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अगले दिन तेशिक के माँ बाप कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं और सूरन के स्टेप फादर को उनके बेटे के गायब होने का जिम्मेदार ठहराते हैं। वो मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट के धमाके में उनका बेटा मर गया और सूरन कहानी घट रही है ताकि अपने स्टेप फादर को बचा पाए। तभी सूरन और सुमिन ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ कभी सुमिन रहता था। सूरन वार्डन को पूरी बात समझाती है और सुमिन को बुलाने के लिए बाहर जाती है, पर उसी वक्त उसके स्टेप फादर उसे खींच कर ले जाते हैं। सुमिन अपनी वार्डन के पास जाता है और अपने बचपन की हर वो बात बताने लगता है। वार्डन शॉक में होती है पर फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती। रात को स्टेप फादर सूरन को उसके कमरे में लॉक कर देता है, पर सुमिन पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और उसे आजाद कर देता है। दोनों घर से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सूरन को याद आता है कि गुफा में एक दूसरा एग भी था। सूरन को याद आता है कि गुफा में एक दूसरा अंडा भी था। वो कहती है कि वो उस अंडे को तोड़कर बड़ी बन जाएगी और साबित करेगी कि सुमिन मासूम है, पर सुमिन इस बात के खिलाफ होता है क्योंकि वो जानता है कि अकेलापन में जीना कितना मुश्किल है। वो कहता है कि वो किडनैपर कहलाना मंजूर करेगा, पर सूरन को उसी दर से नहीं गुजरने देगा। फादर देखता है कि उसकी बेटी गायब है और उसके फोन में एक तस्वीर देखकर समझता है कि वो जंगल में उसी पुराने घर गई है। वो रात को वहां जाता है, सुमिन पर हमला करता है और सूरन को घर ले जाने की कोशिश करता है, पर सुमिन उसे बेहोश कर देता है और सूरन के साथ भाग जाता है। अगले दिन पुलिस उस पुराने घर की तलाशी लेती है और ये मानती है कि किडनैपर सूरन को अपनी झूठी बातों से मैनिपुलेट कर रहा है। सूरन के गायब होने की खबर टीवी पर आ जाती है, जिससे पुलिस उन दोनों का पता लगा लेती है। पुलिस इनके पीछे होती है, जिसमें सूरन खुद को सरेंडर कर देती है ताकि सुमिन को बचा सके। अलग होने से पहले वो सुमिन से कहती है कि गुफा पर मिलना। डिटेक्टिव आन उसे समझाने की कोशिश करता है कि किडनैपर झूठ बोल रहा है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है और वहाँ से भागकर गुफा के पास पहुंच जाती है। वो उस चमकते अंडे को बाहर निकालती है और सुमिन को देती है, पर वो उसे वापस देने से मना कर देता है। वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने और अपने दोस्तों की मौत का इल्जाम खुद पर लेने की सोचता है। वो जंगल में भाग जाता है और सूरन उसका पीछा करती है। इसी वक्त पुलिस भी पहुंच जाती है और पीछे लग जाती है। वो दोनों एक किनारे पर रुक जाते हैं। ऑफिसर सुमिन को पकड़ लेता है और सूरन को किनारे से धकेल देता है। डिटेक्टिव सूरन की मदद करता है, लेकिन आखिरकार वो भी क्लिप से लटक जाता है। सुमिन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए सुमिन दोबारा अंडा तोड़ देता है और वक्त को रोक देता है। जब सूरन कुछ सेकंड्स बाद उठती है, वो एक समुद्र के पास होती है डिटेक्टिव के साथ।
वो समझ जाती है कि सुंगमिन ने क्या किया है, जबकि उसके लिए ये बस एक पल का वक्त था, लेकिन सुंगमिन के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त था। उसके बाद सूरिन को घर ले आया जाता है। रात के खाने पर वो अपने पिता से सबके लिए माफी मांगती है और पहली बार उन्हें डैड कहकर बुलाती है। डिटेक्टिव आता है ये जांचने के लिए कि वो दोनों कैसे गिरने के बाद जिंदा रहे। सूरिन कुछ नहीं कहती, पर वो समझ जाता है कि वो पूरे वक्त सच बोल रही थी। वो बोलता है कि सूरिन मीडिया को झूठ बोलकर ये बताए कि किडनैपर ने उसे झूठी बातें बोलकर फंसाया था। इस तरीके से वो लोग जो उससे और किडनैपर को अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे, गलत साबित हो जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूरिन अपनी यही कहानी साइकियाट्रिस्ट को सुनाकर खत्म करती है। साइकियाट्रिस्ट हैरान हो जाती है इस सब को सुनकर और चाहती है कि इस पर एक किताब लिखी जाए। कुछ महीने बाद सूरिन अपनी हाई स्कूल के लिए एक नए शहर जा रही होती है। जाने से पहले वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती है, जो उसे अपनी पब्लिश की हुई किताब देती है। फेरी की तरफ जाते वक्त सूरिन अपने कार के विंडो से सुंगमिन को देख लेती है और उससे मिलने के लिए भागती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। कुछ समय बाद दोनों डेक पर मिलते हैं। फिल्म इसी पल में ख़त्म होती है जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए शुक्रिया।